नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपके साथ चर्चा करना चाह रहे हैं और इस विषय की बहुत ज़्यादा डिमांड है। बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि इस पर बात की जाए और तो उस पर बात करेंगे। और ये चूँकि बड़ा विषय है इसलिए इस पर कम से कम 2 बार 2 वीडियोज़ 15-15, 10-10 मिनट के बनाने पड़ेंगे। तो 2 बार में मुझे लगता है मैं इसको आपके साथ कर पाऊँगा। एक पहली बार हम उसकी थ्योरेटिकल बातचीत करते हैं और फिर कहीं बाद में आपको प्रैक्टिकली वो बात समझाने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है। विषय है फंक्शनल असेसमेंट ऑफ लो विज़न, अल्पदृष्टि का क्रियात्मक आकलन। और आप देखें इसमें असेसमेंट के बारे में कुछ बात आपसे पहले भी हुई है। तो असेसमेंट को लेकर हमारा कहना ये था कि असेसमेंट 2 तरह का है, एक है क्लिनिकल असेसमेंट और दूसरा है फंक्शनल असेसमेंट। क्लिनिकल असेसमेंट डॉक्टर्स के द्वारा किया जाना है, उसमें हमारे आपके लिए ज़्यादा करने का कुछ नहीं है, यद्यपि समझ में ज़रूर आना चाहिए उसकी रिपोर्ट, उसका मायने। क्लिनिकल असेसमेंट में जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि उसमें हम विजुअल एक्विटी, फील्ड ऑफ विज़न, कलर विज़न और कलर कंट्रास्ट 4 तरह की बातें बताते हैं। और इन सब पे बेस्ड होके एक इन्फॉर्मेशन और भी होती है कि कितना परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी उस व्यक्ति को है। तो इस तरह की क्लिनिकल असेसमेंट की बातें होती हैं, जो विषय बिल्कुल ही डॉक्टर्स के मतलब का है। हम आप अध्यापकों के मतलब का जो विषय है वो है फंक्शनल असेसमेंट, यानी कि क्रियात्मक आकलन, यानी कि बच्चे का के पास जितना विज़न है वो कितना उसका प्रयोग कर सकता है, कितना प्रयोग करने के लायक है। इस तरह की बातें हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे ही बच्चा हमारी क्लास में आता है, हमें जानना चाहते हैं कि इसके विज़न की क्या स्थिति है और उसके अकॉर्डिंग ही हम उसका असेसमेंट करते हैं। तो पहले तो मैंने आपसे कहा जैसे हमको थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए बेस्ड ऑन चाइल्ड्स बिहेवियर, अपीयरेंस एंड हिज और हर कंप्लेंट्स। थोड़ा सा हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद रेफ़र कर देते हैं टू द मेडिकल एक्सपर्ट्स। वे लोग अपनी रिपोर्ट देते हैं और उसके बाद ये तय होता है कि हाँ बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है, टोटली विजुअली इम्पेयर्ड है या कि लो विज़न वाला है। और जब ये तय हो गया कि वो लो विज़न वाला है तब उसके असेसमेंट की बात होती है। तो आप देखें उस फंक्शनल असेसमेंट की जो प्रक्रिया जिसकी चर्चा दूसरे वीडियो में हम आपके साथ आज ही करेंगे, उसके क्या लक्ष्य हैं, क्यों हमें करना चाहिए। तो आप देखें कि सबसे पहले तो आप असेसमेंट का हमारा ये उद्देश्य होता है कि इस समय उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, मतलब कि दृष्टि का उपयोग करके वो कितने कार्य कर सकता है, कितने नहीं कर सकता है। आप देखेंगे कि बच्चों के पास अच्छी मात्रा में विज़न होती है, उसके बावजूद भी वो कई बार उस विज़न का प्रयोग नहीं करते। तो वर्तमान स्तर का पता लगता है असेसमेंट करके। दूसरा ये है कि असेसमेंट करके पूरा जब हम उसकी कर लेते हैं और उसकी सहायता भी थोड़ी बहुत शुरू कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग, तो फिर वो बच्चा अपनी सीमित दृष्टि का उपयोग करने के लायक हो जाता है। जितनी उसके पास रेजिडुअल विज़न है उसका वो यूज़ कर सकता है। और देखें आप लो विज़न की डेफिनेशन से ही ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बच्चे को अपनी विज़न को यूज़ करने के लिए तैयार होना चाहिए। कई बार आप ऐसा देखेंगे कि उनके पास विज़न है लेकिन फिर भी वो उसका उपयोग नहीं करते, तो वे लोग लो विज़न की श्रेणी में नहीं आएंगे, बल्कि उनको अपने विज़न का यूज़ करना होगा। हमें उन्हें मोटिवेट करना होगा कि वे अपने विज़न का प्रयोग करें। तीसरा जो लक्ष्य है वो ये पता लगाने का है कि भाई इस बच्चे के साथ काम करने के लिए कौन सी सामग्री, कौन सा उद्दीपन सामग्री, ध्यान दीजिएगा फिर से मैंने शब्द उद्दीपन का इस्तेमाल किया, स्टिमुलेशन। तो उद्दीपित करने के लिए बच्चे को कौन कौन सी सामग्री प्रयोग की जा सकती है, इसका अनुमान लगाना, इसका पता लगाना, ये भी हमारा लक्ष्य हो सकता है कि किन किन वस्तुओं के संग बच्चे के साथ काम किया जा सकता है, ये बात। तीसरी जो अगली जो विषय हम उठाना चाह रहे हैं कि वस्तुओं की बात चल पड़ी है, तो वे कौन कौन सी वस्तुएं होनी चाहिए जिससे कि बच्चे को ये पता लगे कि वो मतलब कौन कौन सी वस्तुओं के साथ उसके संग काम करने वाले हम और आप हैं। तो देखें आप सबसे पहले तो ये है कि बच्चे के रोज़ाना प्रयोग में आने वाली वस्तुएं होनी चाहिए।
बच्चे के लिए ऐसी वस्तुएं हम लाएंगे कि जिनमें बच्चा इंटरेस्टेड हो, जिसमें उनकी रुचि हो, जैसे कि खेल की सामग्री, जैसे कि उनके खाद्य पदार्थों के मॉडल आदि, है ना। और यदि हम उनके साथ कुछ चित्रों आदि, मॉडल आदि को भी प्रयोग कर रहे हैं तो उनके आकार पर भी विशेष ध्यान देंगे। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस विषय में, आपको पता चलेगा कि किसी एक पर्टिकुलर स्किल की एक्टिविटी के लिए अलग अलग तरह की साइज़ की ऑब्जेक्ट्स हम यूज़ करते हैं। और हम वस्तुओं के चुनाव में जो ध्यान देने वाले हैं वो ये है कि वस्तुएं ग्लेयर प्रोड्यूस करने वाली ना हों, वस्तुएं चमक आँख पे न डालती हों, ऐसी वस्तुओं को हम बच्चों के साथ यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद ये है कि चित्र ऐसे हों जिसमें बहुत ज़्यादा वर्णन ना हो, बहुत ज़्यादा लिखा हुआ ना हो, चित्र ही हो, ऐसा भी हम ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ी बात जो ध्यान रखेंगे वो ये है कि वस्तु साउंड प्रोड्यूसिंग नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की उसमें से आवाज़ ना निकलती हो, क्योंकि हम उसके विज़न का असेसमेंट करना चाहते हैं। और विज़न का असेसमेंट करना चाहते हैं और उसमें अगर साउंड प्रोड्यूस होगी तो आप देखेंगे कि फिर साउंड से बच्चा सुनकर उसके बारे में वो पता लगा लेगा। तो हमें साउंड का असेसमेंट नहीं करना है, बल्कि केवल विज़न का चूँकि असेसमेंट करना है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूसिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये सब बातें वस्तुओं के चुनाव के लिए हम ध्यान में रखने वाले हैं। अब क्या है कि जब हम उसका असेसमेंट करेंगे और उसका असेसमेंट की प्रक्रिया जब चल रही होगी तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है, उनके बारे में भी आपसे चर्चा कर लेते हैं। ये सभी बातें बहुत आवश्यक हैं कि जब आप बच्चे के साथ एक्चुअल फंक्शनल असेसमेंट टेस्ट की प्रोसीड्यूर करने लगते हैं, उसके पहले एक्चुअली बहुत तैयारी करनी पड़ती है। तो अभी हम लोग उसकी तमाम तैयारी समझ लीजिए कि चर्चा कर रहे हैं। ये थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, इसको आप समझ सकते हैं। प्रैक्टिकली असेसमेंट कैसे करना है ये हम वीडियो नंबर 2 में बात करने वाले हैं आपके संग जी। तो कौन कौन सी आवश्यक बातें हैं जिनको आप ध्यान में रखने वाले हैं, तो आप देखिएगा कि किसी भी एक्टिविटी के लिए आप उसको पर्याप्त समय देंगे, मतलब बहुत जल्दबाजी में नहीं रहेंगे। आप अनुमान लगा लेंगे कि भाई इस कार्य में कितना समय लगने वाला है, तो पर्याप्त समय देंगे। और आप देखें कि अगर वो बच्चे की चूँकि विज़न की प्रॉब्लम है, कई बार बच्चे वस्तु को बहुत पास ले जाकर देखना चाहते हैं और उसकी तरफ झुक जाते हैं बहुत ज़्यादा देखने में, तो ये सब काम उनको करने देंगे। उनको ये नहीं कहेंगे कि सीधे बैठना है तुमको, है ना। और यदि वो वस्तु की तरफ झुकना चाहता है तो ठीक है, झुकने दीजिए, है ना। जैसे भी उसको देखना चाहे आप उसको देखने देंगे। जिस जगह पर कोई एक्टिविटी हो रही होगी वहाँ पर एक यूनिफॉर्म सूटेबल लाइटिंग होनी चाहिए, उपयुक्त प्रकाश जरूर वहाँ पर हो जहाँ आप इस काम को करवा रहे होंगे। और आपको ये सभी जो सेटिंग है पहले से कर लेनी होगी। बच्चे को जब आप फंक्शनल असेसमेंट कर रहे होते हो तो आप देखेंगे इस प्रक्रिया को सीखने में हमको टाइम लगेगा, लेकिन जब हम पूरा समझ जाते हैं तो फिर 1-1.5 घंटे में बच्चे का फंक्शनल असेसमेंट पूरा हो सकता है। लेकिन शुरू में चूँकि हमको आपको सीखना है इसलिए ज़्यादा समय देने की आवश्यकता है। और ये 1-1.5 घंटे क्यों लगेगा, कैसे लगेगा, ये मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर हमारा लो विज़न क्लिनिक बिल्कुल सेट होता है और सभी एक्टिविटीज़, सभी ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल सही जगह रखी हुई होती हैं। बच्चे को हम सीधा ले आते हैं, वहाँ खड़ा करते हैं और उससे एक्टिविटीज़ कराना शुरू कर देते हैं। तो ये सब सेटअप हमको अभी करना है, हमारा अभी सेटअप नहीं है। तो आप देखेंगे कि उस सेटअप में 1.5 घंटे लगता है। हाँ, तो अभी तो हमें अपनी बातों को ही समझना है कि तो हमें थोड़ा ज़्यादा समय भी लग सकता है। फिर आप देखें कि वो जो मतलब कि कुछ एक्टिविटीज़ आउटडोर हैं, कुछ एक्टिविटीज़ इनडोर हैं, है ना। तो वो सब सेटिंग हमारी होनी चाहिए। और ऐसा ना हो कि यूनिफॉर्म लाइटिंग की जो मैंने बात की, ऐसा ना हो कि एक्टिविटी के आधे हिस्से में लाइट है और आधे हिस्से में लाइट नहीं है ना। जैसे अभी भी आप देखें राइट साइड से हमारे लाइट आ रही है और इधर लाइट नहीं है, तो ये जो प्रकाश की व्यवस्था है ये ठीक नहीं है, ये काम करने में बाधा डाल सकती है ना। यूनिफॉर्म लाइटिंग होनी चाहिए। इसके बाद आप बच्चे को जो भी काम करने के लिए कहेंगे कि ये करो, तो उसके स्पष्ट निर्देश हों, सही शब्दों का आप प्रयोग करें, शब्दों को बार बार बदलें नहीं। कोई एक शब्द का प्रयोग यदि आपने किया तो उसको ही करें।
तो ऐसा नहीं होगा कि बच्चा बार बार कंफ्यूज होगा कि क्या करना है। तो स्पष्ट बड़े ही निर्देश होने चाहिए, भाषा आपकी बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, और इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे जब आप कर रहे होंगे उस बच्चे के साथ असेसमेंट। उसके बाद जब आप असेसमेंट कर रहे होंगे तो आपको असेसमेंट करते समय क्या क्या नोट करना है। मतलब आप बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, बहुत सी एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, फिर आपको कुछ नोट भी करना है। तो हो सकता है आपको 2 लोग मिलकर काम करें, एक एक्टिविटी कराता रहे, दूसरा नोटिंग डाउन करता रहे। तो क्या नोट करना है, आप देखें कि नोट ये करना है कि किस वस्तु के संग आपने वो एक्टिविटी कराई है। फंक्शनल असेसमेंट में बहुत सी विज़न की स्किल्स हैं, 1 2 3 4 5 19 20 है ना, 19 स्किल्स हैं। तो उन सब की अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं। उन सब की एक्टिविटीज़ में आप देखेंगे कि बच्चे के संग कोई ना कोई ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगी। तो कौन सी ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुई है ये रिकॉर्ड रखना है। फिर आप देखेंगे कि कितनी दूरी से वो एक्टिविटी बच्चे को करने के लिए कहा गया है, वो दूरी रिकॉर्ड करनी है। आप देखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि आपने कहा जी 5 मीटर से करो तो बच्चा 5 मीटर से कर पाएगा। हो सकता है उसे पास में आना पड़े, तो वो 3 मीटर 2 मीटर या जो भी डिस्टेंस होगा जहाँ से उसने उस काम को किया है, उस दूरी को आपको नोट करना है। उसके बाद समय जो लिया, देखिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप मिनट्स में या सेकंड्स में समय ना भी नोट कर पाएँ, तो आपने क्विकली डन, जल्दी से कर लिया, है ना, कुड नॉट डू एट ऑल, बिल्कुल नहीं कर पाया, टुक लॉन्गर टाइम, इस तरह के कुछ नोट्स ज़रूर आप तैयार करें कि काम कर पाया कि नहीं कर पाया, लंबा समय लिया, जल्दी से कर लिया, है ना। समय के बारे में भी नोटिंग करनी है, ऑब्जेक्ट्स के बारे में नोटिंग करनी है, डिस्टेंस के बारे में नोटिंग करनी है। और आप देखेंगे कि क्या नोटिंग आपको करनी है कि यदि उस काम को करते समय बच्चे ने कुछ बातचीत की है क्या, कुछ टिप्पणी, कुछ ख़ास बात कहता रहा है क्या, तो उसको भी आपको नोट करना है। ये सब बातें आपको नोट करती रहनी है। उसके अलावा और भी आप माइन्यूट ऑब्जर्वेशन भी करेंगे कि क्या वो काम एक आँख से कर रहा था या दोनों ही आँखों से कर रहा था, है ना। क्या वो काम को करते समय अपनी आँखों को बहुत इधर उधर घुमा रहा था, है ना। और क्या वो उस काम, चूँकि सभी विजुअल टास्क होंगे, विजुअल टास्क को करते समय बहुत ज़्यादा तनाव में था या वो बहुत आराम में था, तो कुछ इस तरह के आप रिकॉर्ड भी बना के रखेंगे। तो ये कुछ थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है जिसके बारे में मैंने आपसे बताया कि वो जो अभी हम फंक्शनल असेसमेंट का एक टेस्ट है ना, जो कि जिल केफी के द्वारा डेवलप किया गया है, उसकी बात करेंगे। उसमें 19 स्किल्स हैं, उन सब की स्किल्स की बात करेंगे। लेकिन उन स्किल्स को करने के पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना था, वे बातें मैंने अभी भी आपको बताई हैं। तो अब अगले वीडियो का हम इंतज़ार करेंगे, उसमें हम आपको ठीक ठीक स्टेप्स एक के बाद एक बताएंगे। धन्यवाद।